टू ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अदभुत टाइम जोन स्टडी में। तो हमने सेल पर पहली वीडियो देखी, इसमें से कुछ डाउट ये रहे कि डेड सेल क्या होता है और लिविंग सेल क्या होता है। लिविंग सेल क्या होता है? डेड सेल वो सेल होता है जो सेल मरा हुआ रहता है। मतलब जैसे कि हमारी जो बॉडी है, हम कुछ अभी जिंदा हैं, कुछ समय बाद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ समय बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं तो डेड हो जाते हैं। इसी तरह सेल भी कुछ समय बाद मर जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, पहले सेल नए बनते हैं, है ना, फिर मैच्योर होते हैं और कुछ समय बाद वो मर जाते हैं, तो वो होते हैं डेड सेल, है ना। तो प्लांट में क्या होता है, जैसे प्लांट का ये स्टेम है, तो जितने भी सेल मर जाते हैं वो ऐसे बाहर आके प्लांट की लेयर बना लेते हैं, है ना। प्लांट के बिल्कुल बाहर रहते हैं डेड सेल्स। तो ये वाले जो डेड सेल होते हैं ये कहलाते हैं, ये वाला पोर्शन, ये बाहर के कॉर्क। तो ये वाला डेड सेल सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा था। और लिविंग सेल, जो सेल जिंदा होते हैं उनको बोलते हैं लिविंग सेल, है ना। तो कुछ सेल लिविंग होते हैं, फिर वही सेल मर जाते हैं तो वो डेड सेल हो जाते हैं। और जो डेड सेल्स होते हैं वो बॉडी से अलग होते चलते हैं। ह्यूमंस की बॉडी से स्किन सैड होती है कुछ समय बाद, तो डेड सेल्स अलग हो जाते हैं। कास्ट नहीं बोलेंगे, सॉरी। स्किन सैड हो जाती है, सेड हो जाती है, अलग हो जाते हैं। लेकिन जो डेड सेल्स रहते हैं, है ना, डेड सेल्स वो अलग हो जाते हैं वही। और लिविंग सेल्स जो नए बन रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, फिर वही कुछ समय बाद मर जाएंगे, तो डेड सेल है, ठीक है। फिर एक डाउट था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है लेकिन सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है, वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो जिंदा है लेकिन बहुत सारे सेल का बना हुआ है, वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया सिर्फ एक ही सेल होता है ना। बैक्टीरिया के पास सिर्फ एक ही सेल होता है और उस सेल को हम बोलते हैं, उसके पास एक ही सेल होता है तो हो जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो एक सेल उसके पास अच्छे से नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे, वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, डिफरेंस बताए थे। तो बैक्टीरिया के पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है, बाकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास यूकैरियोटिक सेल होता है ना। आज हम पढ़ेंगे, देखो ये सेल है ना, ये सेल है, ये बाहर से कवर रहता है, इसकी जो बाहर वाली कवरिंग होती है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और पूरे सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, कवरिंग होती है। फिर सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं और हर चीज के अपने अपने काम होते हैं, है ना। हर चीज के अपने अपने काम होते हैं और हर एक चीज को हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑर्गेनेलीज होती हैं, ऑर्गेनेलीज। बहुत सारी चीजें होती हैं सेल के अंदर, है ना। तो देयर आर various components inside the cell। सेल के अंदर बहुत सारी चीजें, मतलब कंपोनेंट होते हैं और सबका अलग अलग काम होता है। ईच associated with specific function। सबका अपना अपना काम, मतलब सबका अपना अपना फंक्शन होता है, ठीक है। कॉल्ड सेल ऑर्गेनेली। जो भी चीजें होती हैं सेल के अंदर उन सबको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली। उन सबका अपना अपना काम होता है। क्या ये चीज समझ में आई, है ना। तो इसके बाद अगर हम देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये बाहर वाली कवरिंग है ना। अगर हम ऑर्गेनेली की बात करें तो बहुत सारी चीजें सेल के अंदर होती है ना। एक बार इसका शॉर्ट में देख ले रहे हैं अपन, फिर और डिटेल में भी चलेंगे, है ना। देखो बिल्कुल सेल है ये, है ना। अगर इसको हम एनिमल सेल जैसा
जैसा बना है ना एनिमल सेल। देखो दोनों में अंतर होता है, एनिमल सेल अलग होता है, प्लांट सेल थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है ना। तो अगर हम शॉर्ट में भी बताएं एक एनिमल सेल को डिटेल में अच्छे से, मान लो ये हमारा एनिमल सेल है। एनिमल सेल में सबसे बाहर की कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सबसे बाहर की कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। बीच में क्या होती है, एक ऑर्गेनेली होती है, न्यूक्लियस होती है। ठीक है, कैसी होती है न्यूक्लियस, जिसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। इस न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक मेम्ब्रेन और दो मेम्ब्रेन। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में से क्या होते हैं, पोर होते हैं। तो ये हो जाएगा, दो मेम्ब्रेन हो जाएंगी न्यूक्लियर एनवेलप, और ये हो जाता है बीच में से जो छेद होते हैं या पोर बोल दो होते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा डीएनए, इस न्यूक्लियस के अंदर हम यहाँ लिख रहे हैं नीचे, इस न्यूक्लियस के अंदर कहाँ लिखते हैं, यहाँ देखो यहाँ लिख रहे हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा डीएनए और प्रोटीन, बहुत सारा डीएनए और प्रोटीन भरा हुआ होता है। किसके फॉर्म में, थ्रेड जैसा, धागों जैसा। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन धागों जैसा, ऐसा बिखरा बिखरा बहुत सारा डीएनए और प्रोटीन होता है इसके अंदर। क्या ये चीज समझ में आई, बहुत सारा थ्रेड जैसा डीएनए और प्रोटीन होता है इसके अंदर। इस थ्रेड को हम बोलते हैं क्रोमैटिन, इस पूरे चीज को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रोटीन के लंब धागे होते हैं, बिखरा हुआ रहता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं उसको, क्रोमैटिन। ये चीज आई समझ में, एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो इसके अंदर धागे धागे जैसे होते हैं क्रोमैटिन, ये चीज समझ में आई। और क्या होता है, जब इस सेल को हमने अगर थ्योरी पढ़ी थी किसकी, लैडन और स्वान ने कहा था नया सेल बनता है जब एक पुराना सेल टूटता है ना। तो पुराना सेल अगर ये टूटेगा तो इससे दो नए सेल बन जाएंगे ना। तो जब ये सेल टूटता है, जब ये सेल टूटता है तो ये क्रोमैटिन है, ये जो क्रोमैटिन है, ये चीज समझ में आई। ये जो क्रोमैटिन बनाया है हमने, ये क्रोमैटिन, ये पता है कैसा हो जाता है, क्रोमैटिन इस तरीके से हो जाता है, कुछ एक्स शेप के ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, है ना। क्रोमैटिन से, यहां समझो, क्रोमैटिन से क्या बन जाता है, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। कब बन जाते हैं, जब सेल को टूटना होता है जिससे कि उससे नए दो सेल बने, सेल डिवाइड के टाइम पर। ठीक है, क्रोमैटिन से अब ये क्या बन गए यहाँ अंदर, क्रोमोसोम्स, तो बन जाएंगे क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स भी किसकी, जैसे क्रोमैटिन डीएनए और प्रोटीन का था, इसी तरीके से क्रोमोसोम्स भी डीएनए और प्रोटीन के होंगे। क्या इतनी चीज समझ में आई है, इतनी चीज नोट कीजिए, देखिए अच्छे ध्यान से, है ना। अब देखिए आगे, क्रोमोसोम्स, इधर पर ये चीज समझ में आ गई, क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्रोमोसोम अगर हम ध्यान से बनाएं इस तरीके से, देखो क्रोमोसोम्स में क्या होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है और प्रोटीन है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और प्रोटीन है। तो क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने हुए हैं, डीएनए से मिलकर बने हुए हैं। ये जैसे अगर मान लो क्रोमोसोम तो इसके अंदर कुछ होगा डीएनए, तो डीएनए ऐसा क्रॉस सा स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, है ना, ये समझ सकते हैं आप। इस तरीके से कुछ क्या होता है, डीएनए होता है, क्रॉस मतलब डबल स्ट्रैंडेड, एक स्ट्रैंड और एक दूसरा स्ट्रैंड, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का। और डीएनए क्या होता है, डीएनए का कुछ पोर्शन, मान लो ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन डीएनए का, ये कुछ पोर्शन पीछे के डीएनए के काम के रहते हैं। काम के रहते हैं मतलब क्या काम होता है इससे, देखेंगे अभी, है ना।
तो इसको बोलते हैं जीन। जीन क्या है? द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए जीन। जीन होता है द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। ऐसा डीएनए जो क्या कर रहा है, देखो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से क्या बनता है, न्यूक्लियस की बात चल रही है, डीएनए से बनता है आरएनए। ये बात हमेशा अच्छे से याद रखनी है। अभी ही 8th क्लास से याद रखिए कि डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बनेगा। द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए जिससे बन रहा है आरएनए, कोडिंग फॉर आरएनए, मतलब ऐसा डीएनए का सेगमेंट जो आरएनए बना रहा है। ठीक है, तो डीएनए से बनेगा आरएनए। तो न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। क्या यहां तक चीज समझ में आई है ना? इसको मिटा रहे हैं, आगे देखेंगे अब, है ना? यहाँ पे इसको मिटाते हैं। बस इतना याद रखिए, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से आरएनए बन चुका है। ठीक है, इतनी चीज मिटा दी, आप इसको लेवल कर सकते हैं, बताने के लिए बताया। अब देखिए, पहली बात तो पूरे सेल में एक फ्लूइड भरा रहता है ना? पूरे सेल में एक फ्लूइड भरा रहता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म फ्लूइड बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो पूरे में फ्लूइड भरा हुआ है, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। फ्लूइड बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके बाद ये चीज समझिए, यहां पर न्यूक्लियस की बिल्कुल मेम्ब्रेन से इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, कुछ ट्यूब जैसे लंबे लंबे ट्यूब बनते हैं। देखो ये ट्यूब बन रहा है, ये ट्यूब इस तरीके से फैले हुए हैं। क्या ये चीज समझ में आ रही है? थ्रू द न्यूक्लियर देयर आर सम ट्यूब-like structure from nuclear membrane to plasma membrane तक पूरे में फैले रहते हैं। ये जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट हुए हैं, पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट हुए हैं, इनको ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है, इनको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इनको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस से कुछ जुड़े हुए स्ट्रक्चर हैं, ट्यूब जैसे बाहर निकल रहे हैं, उनको बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं ER। ये कैसे होते हैं? ट्यूब जैसे होते हैं, थैले जैसे पूरे में फैले हुए ट्यूब और वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं। अब देखो, कुछ ER को, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ER को हम छुएंगे तो वो खुरदुरे लगेंगे। कुछ ER छूने में खुरदुरे जैसे होते हैं, ये चीज समझिए। और कुछ ER छूने में चिकने होते हैं, स्मूथ होते हैं। ये मान लो खुरदुरा है, इस तरीके से, ऐसा खुरदुरा है, छुएंगे तो इस तरीके से, ये कांटे से समझ लो कुछ अड़ेंगे तो ये खुरदुरा हुआ, इस तरीके से खुरदुरा है। जो खुरदुरा रहता है उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना? ये तो समझ में आया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब जैसा या थैले जैसा स्ट्रक्चर है जो पूरे में फैला हुआ है। अब ये खुरदुरा है तो उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER।
या हम इसको लिख देंगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो चिकना जैसा है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं, खुरदरा जैसा, तो इसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER। ये RER, ये SER। अब देखिए, हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के अंदर DNA से बनता है RNA, यहाँ तक ये पढ़ा था। पहले ये चीज जान लीजिए। हाँ, जो RER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये खुरदुरा है क्योंकि इसके ऊपर ये कुछ लगा हुआ है ना। जो ये लगा हुआ है ये क्या है? ये है, इसका नाम है राइबोसोम। इसका नाम है राइबोसोम। ये क्या होता है? न्यूक्लियस में क्या बनता है? DNA से RNA बना, DNA से यहाँ पर RNA बन गया, समझ लो, है ना। फिर ये जो RNA है, ये बीच में से जो छेद है, इसके थ्रू RNA क्या निकला? बाहर निकला, इधर पर गया, यहाँ पर। ये चीज सारी समझ में, मान लो यहाँ पर RNA चला गया, ठीक है। फिर ये क्या करता है? जो राइबोसोम है, राइबोसोम क्या करता है? DNA से RNA, ये न्यूक्लियस में हो रहा था। फिर देखो यहाँ पर क्या होता है? RNA से, आगे समझिए, RNA से क्या बन जाता है? RNA से बाहर निकला, राइबोसोम के पास गया, राइबोसोम ने RNA से प्रोटीन बना दिया। RNA से प्रोटीन बनाया किसने? राइबोसोम ने, है ना। ये मिटा देगा, किसने बनाया? राइबोसोम, है ना। ये जैसे छोटे छोटे पॉइंट गोला से स्ट्रक्चर बनाए हैं ना, ये राइबोसोम है। और इसी राइबोसोम ने जो बाहर निकला RNA, उस RNA से प्रोटीन बना दिया। तो बनाया किसने? राइबोसोम ने बनाया, है ना। लेकिन बना किसके ऊपर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर, है ना। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला हुआ था, इसके सरफेस पर आया RNA, और RNA से क्या बना? RNA से क्या बन गया? RNA से बन गया प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर RNA से क्या बना? प्रोटीन बना। तो कहाँ बना? RER के सरफेस पर। ये चीज याद रखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक सरफेस पर प्रोटीन बनता है RER से, ठीक है। और ये राइबोसोम में जो प्रोटीन बना रहा है, RNA से प्रोटीन बना रहा है, ये बना रहा है प्रोटीन, तो इसके अंदर काम चल रहा है प्रोटीन बनाने का। तो एक फैक्ट्री है प्रोटीन बनाने की, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। क्या यहां तक क्लियर है ना। फिर इसके बाद यहां देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या बन रहा है ना। यहां पर बन रहा है लिपिड, है ना, लिपिड। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER के सरफेस पर प्रोटीन बन रहा है। कौन बना रहा है? राइबोसोम बना रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। क्या चीज समझ में आई? लिपिड और प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर कुछ क्या बनता है? एंजाइम्स भी बनते हैं और हार्मोन्स भी बनते हैं। एंजाइम्स और हार्मोन्स भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर बनते हैं, है ना। यहां तक क्लियर है। इसके आगे देखिए, जो प्रोटीन और लिपिड बना है, है ना, या जो भी चीज, देखो यहाँ पर बन रहा है लिपिड, यहाँ पर बन रहा है SER के सरफेस पर प्रोटीन, और एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब चीजें बन रही हैं। कुछ जो लिपिड बना है, सम लिपिड
सम लिपिड एंड प्रोटीन यहां से चला जाता है और जाता है सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई है ना। तो प्रोटीन और लिपिड यहाँ से जाता है और सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करता है, सेल मेम्ब्रेन की बनने में, है ना। सम लिपिड एंड प्रोटीन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं बायोजेनेसिस। दिस इज बायोजेनेसिस। क्या चीज समझ में आई? फिर से एक रिवीजन। SER के सरफेस पर बना लिपिड, RER के सरफेस पर बना प्रोटीन। किसने बनाया? राइबोसोम ने बनाया। जो लिपिड और प्रोटीन बना वो कहाँ गया? सेल मेम्ब्रेन तक गया और फिर सेल मेम्ब्रेन की बनने में मदद करा। तो जो लिपिड और प्रोटीन ने सेल मेम्ब्रेन की बनने में मदद करी, इस फिनोमेना को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मतलब मेम्ब्रेन का बनना। ठीक है, जेनेसिस मतलब बनना, बायोजेनेसिस, है ना। दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। पूरे लिखना यहाँ पर मेम्ब्रेन है ना, नीचे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, अब इसके बाद इतनी चीज समझ में आई, है ना। अब इसके बाद आगे देखिए, यहां पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे इस तरीके से थैले जैसे इस तरीके से पड़े हुए रहते हैं, है ना। इसको बोलते हैं, इस थैले से पड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज इस तरीके से जो पड़े हुए थे। एक जो रहता है इसको बोलते हैं सिस्टर्न। एक के ऊपर एक बहुत सारे सिस्टर्न पड़े होते हैं और इसको क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडीज बोलते हैं। अब इसका काम क्या है? गोल्जी बॉडीज का काम क्या है? सबसे पहले तो गोल्जी बॉडीज को सबसे पहले किसने देखा? नाम याद रख लो, कैमाइलो गोल्जी ने देखा। अब इसका काम है क्या? इसका काम है, गोल्जी बॉडीज का काम है, जो भी चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, कितनी सारी चीजें बन रही थी, प्रोटीन बन रहा था, लिपिड बन रहा था और एंजाइम्स, हार्मोन्स बन रहे थे। जो भी चीज बन रहा है उसकी पैकेजिंग करना, है ना, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन, उसमें कुछ चेंज करके उसकी क्या करना? पैक करना। जो भी चीज बनाते हैं फिर अपन उसकी क्या करते हैं? पैक करते हैं। इसी तरीके से क्या कर रहा है? ER बनाने का काम कर रहा है और गोल्गी बॉडीज उस चीज को पैक करने का काम कर रही है, लेकिन थोड़े चेंज के साथ उसको पैक कर रही है ना। क्या ये चीज समझ में आई? हेल्प इन द पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल्स। जो भी चीज बन रहा है वो यहाँ पर पैक और मॉडिफाई हो रहा है। क्या चीज समझ में आई? इसके बाद एक चीज समझिए, जो यहाँ पर है ये क्या करता है? जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती हैं उसको भी सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर, है ना। इतनी चीज समझ में आई। अब इसके बाद देखिए, ये गोल्जी बॉडीज जो भी चीज ER बना रहा है उसकी पैकेजिंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। उसके अलावा एक छोटी छोटी सी चीज बना रहा है, गोली जैसी, है ना।
यहाँ से क्या कर रहा है, एक छोटी छोटी सी तरह से गोली जैसी चीज बना रहा है ना, ये बना के उसने पूरे में इस तरीके से डाल दी है गोली जैसी। इनको क्या बोलते हैं, फॉर्म। सबसे पहले इसके फंक्शन लिख लीजिए, फॉर्म लाइजोसोम्स। क्या बना रहा है ये, लाइजोसोम बना रहा है। इतनी चीज क्लियर है, क्या क्या कर रहा है। अब ये बना क्या रहा है, यहाँ पर देखिए ये है लाइजोसोम। लाइजोसोम को ये बना रहा है, ऊपर वाला मिटा रहे हैं। लाइजोसोम को बना रहा है। अब लाइजोसोम है क्या, जो इसने बना तो दिया, पर है क्या ये लाइजोसोम। लाइजोसोम एक थैले जैसा है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात तो इसका काम क्या है, सबके अपने अपने काम हैं। न्यूक्लियस में डीएनए से आरएनए बन रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर प्रोटीन बन रहा है और लिपिड बन रहा है ना। हार्मोन्स बन रहे हैं, एंजाइम्स बन रहे हैं। गोल्गी बॉडीज क्या काम कर रही हैं, पैकिंग का काम कर रही हैं। जो भी चीज बनता है उसकी पैकिंग कर देती हैं, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, और लाइसोसोम को बना रही हैं। अब लाइसोसोम फिर से एक ऑर्गेनेली है, इसका काम क्या है। देखो, अगर मान लो कोई भी चीज खराब चीज, ये खराब चीज है, कोई भी गलत चीज है, ये सेल के अंदर चली गई है ना, तो ये चीज तो सेल को नुकसान पहुंचाएगी है ना। तो ये क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है, इसको अंदर अंदर खा लेता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, खा लेता है जिससे कि सेल को नुकसान ना पहुंचाए। तो लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे खाने वाले एंजाइम्स होते हैं, पचाने वाले। कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स इसके अंदर हैं, ये बनाए किसने हैं, ये एंजाइम्स बनाए हैं आरईआर ने। अभी हमने पढ़ा कि आरईआर एंजाइम्स बना रही है, तो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स है ना, वो आरईआर ने बनाए हैं, है ना। तो इसका काम क्या है, डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल। डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल। जो भी फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर आ रहा है, ये उसको क्या कर रही है, डाइजेस्ट कर ले रही, खा ले रही है, जिससे कि वो सेल को नुकसान ना पहुंचा पाए। इसके बाद कभी कभी क्या काम हुआ, इफ द सेल गेट डैमेज्ड और स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली। अगर सेल कभी कभी, पूरा सेल खराब हो गया, क्या हो गया, ये सेल कभी कभी खराब हो गया और अच्छे से काम नहीं कर रहा है ना। इफ सेल गेट्स डैमेज्ड, एंड स्टॉप functioning properly, तो क्या होता है, उस समय में जो ये लाइसोसोम है फट जाता है, लाइसोसोम फट जाता है ना। देन लाइसोसोम बर्स्ट। हम जस्ट अ सेकंड, पेन चेंज कर ले। हाँ, तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है और पूरे सेल को खा जाता है, एंड डाइजेस्ट इट्स ओन सेल। तो लाइसोसोम ने खुद ही के सेल को खा लिया, ठीक है। अगर सेल को सुसाइड करना है तो वो कहाँ करेगा, लाइसोसोम के अंदर कूद के करेगा। इस तरीके से समझ लीजिए, है ना, लाइसोसोम के अंदर जाके कर लेगा।
लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो इसको डाइजेस्ट कर देंगे। तो लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। इसके आगे की कुछ और ऑर्गेनेलिस बच रही हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक और फंक्शन जो स्किप हो गया, मतलब बता नहीं पाए, वो समझ लीजिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन होता है लिवर के अंदर, लिवर सेल्स, मतलब जो हमारा लिवर है उसमें जो सेल्स हैं, उन सेल के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करती हैं, जो कोई जहर या कोई गलत ड्रग्स पहुंच जाते हैं सेल के अंदर, उसको क्या कर देती है, उसके जहर का इफेक्ट कम कर देती हैं। तो जहर को खत्म करती हैं। डिटॉक्सिफाई पॉइजन एंड ड्रग्स और पॉइजन को खत्म कर देती हैं, है ना, जिससे कि उसका असर हमारी बॉडी पर ना हो। इसलिए ड्रग्स और पॉइजन को डिटॉक्सिफाई, उसका जहर का इफेक्ट कम होना कहाँ होता है, लिवर सेल के अंदर। लिवर की जो सेल्स हैं उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी जो एसीआर है, चिकनी आर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां पर कम हो जाता है ना। क्या चीज समझ में आई? इसके बाद और भी ऑर्गेनेलिस बच रही हैं जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।